सफोकेशन थी, तो ट्रैवलिंग में भी थोड़ा सा इशू हुआ, तो बस पहुंच गया खैर खैरियत अच्छा, से। वैसे आप कराची से ही आपका ताल्लुक है? जी, बेसिकली मैं कराची से ही हूँ, लेकिन आजकल मेरी रिहाइश जो है वो रईस गोट पे है। अच्छा, वो जी, यहाँ से मतलब कितना दूर? यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर का ट्रैवल है। अच्छा लेकिन वो बलूचिस्तान का स्टार्टअप है और सिंध का एंड है, तो अच्छा, तो हम एक बॉर्डर पे हैं। वहाँ पे शिफ्ट होने की क्या ऐसी वजह थी? शिफ्ट होने का रीज़न ये था कि मैंने वहाँ पर फाउंडेशन स्कूल खोला है अच्छा यतीम बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा, जी, ओह तो ज़बरदस्त। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रही हूँ। अच्छा और अपने बाबा के नाम से मैंने वहाँ स्कूल स्टार्ट किया है फॉर ऑर्फन स्टूडेंट्स, अच्छा मतलब रईस गोट के जितने भी यतीम बच्चे हैं और वो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स में फादर स्पेशली ड्रग्स एडिक्टेड हैं, तो उन बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं वहाँ पर। कितना अरसा हो गया वहाँ पे हमें ये स्कूल? चौथा साल है वहाँ पर। चौथा साल है, जी माशाल्लाह। ये मतलब ये आइडिया आया कैसे जहन में? क्योंकि अब तो हमारे मुल्क में और बहुत सारे मसाइल है ना, मतलब एनजीओज एग्जैक्टली भी एक जी 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 बिजनेस है जी लोगों का, मतलब माजरत के बिल्कुल साथ बिल्कुल बुरा बिल्कुल ना मनाएगा, वरना अब मैं बता रही हूँ कि जी ये जी एक कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, मतलब जी मैं जी सबके लिए नहीं कह एग्जैक्टली रही, जी जी कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे हाल से आपकी जी भी जी। नज़र से वो गुजरे वैसे होंगे। बेसिकली एनजीओ को जो जिस तरीके से एनजीओ को लिया जाता है नॉर्मली, हाँ तो वो एक लोग यही समझते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बिजनेस है, हाँ, क्योंकि जब कोई और काम नहीं होता तो लोग एनजीओ स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल एनजीओ ऐसा के बारे में ऐसा कहा एक वो जाता है चल चुका है, पर यूजली। बहुत अच्छी एनजीओज बिल्कुल हैं जी जो जी बहुत काम कर रही हैं, पर हम जो एग्जैक्टली नहीं लेकिन कर यहाँ रहे हैं बहुत उनकी सारी बात। ऐसी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं और जो बिल्कुल काम करना भी चाहते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हमारा जो है इकबाल अकेडमी एंड फाउंडेशन, मैंने अच्छा जो स्टार्ट किया था वो मैंने अपने फादर की डेथ के बाद स्टार्ट किया था। वो अच्छा टीचर थे, अच्छा तो 2018 में उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद जो है मुझे अपनी लाइफ का एक पर्पस समझ में आया कि अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है और मुझे। वैसे भी बेटियों को तो अपने ना फादर से बड़ा प्यार होता है, कि बेटों को माँ से और बेटियों को बाप से बड़ा जी बहुत बिल्कुल, और प्यार मेरी होता बहुत है। एक उनके साथ अटैचमेंट थी अच्छा बहुत ज़्यादा। तो उनकी डेथ के बाद फिर मुझे मेंटली नहीं सुकून मिल रहा था, एक कहते हैं ना कि पीस नहीं आ रहा था ज़िंदगी में। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों से मशवरा किया, फिर एक हमारे कारी साहब हैं, मुफ्ती भी हैं, मैंने उनसे अच्छा। मशवरा किया। मैंने कहा ऐसा क्या करूं मैं, अपनी ज़िंदगी तो चल रही है, चलाने के लिए अच्छी जॉब है, सब कुछ है, सब कुछ है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्या करूं कि बस दिल में थोड़ा सा सुकून आए। लेकिन अभी जो हमारा इकबाल अकेडमी एंड फाउंडेशन है, उस वो अभी फंड बेस पे नहीं है, वो हम अपनी अच्छा मदद आपके तहत चला रहे हैं। तो अच्छा, इसलिए क्या बात। प्राउडली मैं ये कह सकती हूँ कि हमें इस तरह से कोई भी हमारा बिजनेस नहीं है वो, क्योंकि बिजनेस वहाँ होता है जहाँ आपकी फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही बहुत होती है, ज़्यादा होगी, बिल्कुल इंटरनेशनली आपके पास फंड्स आ रहे होते बिल्कुल। हैं। लेकिन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा साल है इकबाल अकेडमी का, तो हम लोग अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। लाइक मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमने एक टीम बनाई हुई है, उसमें मेरे टीचर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और हम सब मिलके उस पर वर्क करते हैं। मतलब फंड रेजिंग हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। और इस वक्त हमारे पास 57 स्टूडेंट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहे हैं। अच्छा 150 हैं, लेकिन उसमें से 50 स्टूडेंट्स वो हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनकी स्टेशनरी, बैग्स, यूनिफॉर्म और मंथली कोई उनके ऊपर ड्यूज़ वगैरह उनको नहीं देने होते स्कूल में। तो वो ओवरऑल उनका जो एजुकेशनली जो उनकी ज़िम्मेदारी वो हम लोगों ने ली हुई है। हमारा बेसिकली पर्पज़ ये है कि उन बच्चों को एटलीस्ट मैट्रिक करवा देना, ताकि उसके बाद वो अपने रास्ते खुद चुन सकें, फिर वो बच्चे मोहताज ना हो किसी और के। तो बस ये पर्पज़ था इकबाल अच्छा, अकेडमी जी का। सिर्फ आप शिफ्ट हुई हैं, गोट आप बता रही हैं, कोई गोट है जी, रईस गोट गोट है, जी। रईस गोट। तो मुझे बताएं वहाँ पे मतलब किस तरह के लोग रहते हैं, कैसी उनकी सोच है, जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनके हवाले से बताएं। वहाँ पर एक्चुअली देखें, अंडर प्रिविलेज एरिया है वो, तो वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मतलब जो रईस तबके के लोग हैं, जो रईस हैं हमारे यहाँ के, उनकी सपोर्ट उनकी भी है लोगों को, लेकिन जो है लोगों को बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ है। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ टैलेंट बहुत है। मींस के जब मैं कराची से शिफ्ट हुई थी तो मैं कराची में डिफरेंट स्कूल्स में प्रिंसिपल रही हूँ। जब मैंने वहाँ अपनी फाउंडेशन स्टार्ट की, तो आप यकीन करें कि विद इन 6 मंथ मुझे बहुत टैलेंट नज़र आया वहाँ बच्चों के अंदर। अच्छा मतलब हमारे बच्चों ने थिएटर भी किया, वो कंपटीशन भी में भी गए, सिंगिंग की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आई उन बच्चों के अच्छा अंदर। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि मुख्तलिफ स्कूलों में प्रिंसिपल रही, जी जी तो प्राइवेट स्कूल। जी, प्राइवेट स्कूल्स अच्छा, में। मुझे बताइएगा प्राइवेट स्कूल्स के बारे में एक चीज़ ज़्यादातर सुनी जाती है, देखी भी गई है, पता भी है काफ़ी चीज़ें, कि जो उनकी टीचर्स होती हैं उनकी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है।
जब टीचर की क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी? उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली देखिए ये हमारे यहाँ सिस्टम स्टार्टअप में था कि मैट्रिक भी हैं तो टीचर्स रख लिए, बिल्कुल। एक्सपीरियंस नहीं है तो टीचर्स रख लिया, सिर्फ इस वजह से कि प्राइवेट स्कूल जो हैं, एक तो बिजनेस होता है प्राइवेट जी। स्कूल, ये तो आपको पता है। जी। अब वो जो बिजनेस के चक्कर में, अब देखें ज़्यादा सैलरी पे करना, कि अगर एक टीचर हाई क्वालिफाइड है, जैसे कि मास्टर्स है या एमफिल है, तो वैसे तो मास्टर्स और एमफिल वाले कोशिश करते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की तरफ बिल्कुल डाइवर्ट हों। बिल्कुल। तो फिर ये लोग प्राइवेट स्कूल्स में यूजली टीचर्स मैनेजमेंट ये करती है कि ताकि उनको सैलरी ज़्यादा ना देनी पड़े, तो वो मैट्रिकुलेशन भी होती हैं बच्चियाँ, तो उनको हायर कर लेते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि एज ए एजुकेशनिस्ट के, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, एटलीस्ट ग्रेजुएट टीचर तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ साथ उसके कम से कम वो बीएड वाला कोर्स होना चाहिए उसके पास, ताकि वो जो है प्रोफेशनली एक अच्छा टीचर जो है एक हमारी सोसाइटी को मिल सके। और लेकिन अब इस वक्त जो है प्राइवेट स्कूल्स की भी और गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपका बीएड होना मस्ट है। अच्छा। मतलब बीएड आप अगर हैं तो आपकी हायरिंग हो रही है। और इसी तरीके से तो ये जो है मास्टर्स, बीएड, ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है एक टीचर्स के लिए, क्योंकि वो इतने स्टेप क्रॉस करता हुआ इस लेवल तक चला जाता है कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नज़र आने लग जाता है। आने फिर लग जाता है। रीज़न ये तो नहीं है कि सैलरीज भी इतनी नहीं होती शायद? सैलरीज का भी इशू होता है, लेकिन अब तो स्कूल्स में अच्छी सैलरीज पे कर रहे हैं। मींस के गवर्नमेंट क्या, प्राइवेट में भी। लेकिन देखिए होता ये है कि जब आपकी क्वालिफिकेशन होती है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी होती है, फिर आपकी डिमांड भी होती है कि भाई मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पे इतना इन्वेस्ट किया है, तो अब मेरी डिमांड है कि एटलीस्ट इतना तो मुझे मिले। और एक टीचर का हक भी है कि उसको आप मेंटली पीस के अंदर रखें, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। जब टीचर मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशराइज होते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर बच्चे प्रेशराइज होते हैं टीचर्स की तरफ से, तो उन टीचर्स की जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिर बच्चों पे निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हर एक इलाके में होते हैं, जहाँ मेरे हाल से बैठ के आपका दम घुट रहा होता है क्लास में, पढ़ना और सीखना तो मेरे हाल से मुश्किल काम है। आप क्या समझती हैं, एक प्रिंसिपल आप रह चुके हैं काफ़ी सारे स्कूल्स की, आप क्या समझती हैं कि बच्चों को तालीम देना और उनको सिखाने का अमल किसी ऐसे माहौल में हो सकता है जहाँ गर्मी है, पंखा भी नहीं है, या छोटी छोटी क्लास है? ऐसे स्कूल्स हैं बहुत सारे इलाके में, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी देखे हैं बिल्कुल। और क्या बच्चा वहाँ पढ़ के कुछ सीख पाएगा? देखिए इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारा सिंध गवर्नमेंट का करिकुलम है, ईसी का करिकुलम, उसकी फ़र्स्ट कंडीशन ही यही है कि आपके स्कूल का एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, होम एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि जहाँ आके बच्चा अच्छा फील करे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो जो इंतहाई जो स्टार्टिंग का लेवल है बच्चों का, उसमें जो है स्पेशली एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए टीचर्स की, और इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि उस इन्वायरमेंट में बच्चा एंजॉय करे, वो घर की तरह उसको फीलिंग्स आएँ। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगी कि यूजली हम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये करते हैं कि वो जो बिल्कुल एक बॉक्स जैसी क्लास बना देते हैं, और हम उन बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बॉक्स के अंदर ही रहें। और जब हम एक बॉक्स वाली बुनियाद रख देते हैं ना, तो वो बच्चा बॉक्स के अंदर ही होता है, फिर वो बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो बाहर नहीं आ सकता। तो स्टार्टिंग जो बच्चों की होती है, इसी स्पेशली मैं किंडरगार्टन की बात करूँगी, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट क्लासेस का ऐसा होना चाहिए कि बच्चा स्कूल आते हुए खुशी महसूस करे, ना कि वो जबरन स्कूल आए। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनके पास कोई और इशू नहीं होता, मींस कि उनके पास कोई और मौके नहीं उनको मिल रहे होते। उनके पास ये हो रहा होता है कि अगर एक गली का स्कूल है, और वो गली का स्कूल अगर एक डब्बे जितना भी स्कूल है, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। वो क्या करेंगे, बच्चे को पूरा दिन घर बिठाने की बजाय वो उसी स्कूल में बच्चे को भिजवा देते हैं कि एटलीस्ट वो 5 घंटे तो गुजार के आ जाएगा। लेकिन इसका जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसका एक बच्चे की लाइफ पे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा पैदा करता है, एक फ्रस्ट्रेटेड शहरी पैदा करता है। तो यही वजह होती है कि जो बच्चों की बेसिक नहीं बनी हुई होती है, या स्टार्टिंग में उनकी स्कूलिंग ऐसी नहीं हुई होती है, आप देखें सोशली उनके साथ बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्यों चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, क्यों नहीं देखा जाता? हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ों को क्यों इग्नोर किया जाता है? देखिए इस चीज़ का तो मुझे खुद भी पर्सनली मतलब बड़ा आपने कोई अफसोस रहता पर्सनली है। कोई एफर्ट्स ऐसी किए हैं कि इस तरफ
लोगों का ध्यान है, क्योंकि आप इस तरफ भी हैं कि जी जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते, आप उनके लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं, कभी इस तरफ भी आपने सोचा? जी, मेरा हमारा अपना अभी हमने अपना इकबाल एकेडमी का एक सेकंड कैंपस अच्छा। स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो हमने उसके लिए प्लॉटिंग वगैरह भी की है विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा वहाँ पर यही इरादा है कि हम इसी का एक बेहतरीन किस्म का सिस्टम वहाँ क्रिएट करेंगे। ठीक। क्योंकि देखिए हमारे बस में बाज़ औक़ात वो वाली चीज़ें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। जी। क्योंकि मैं कराची से थी, फिर सडनली मैंने जो है यहाँ से मूव किया वहाँ पर। अब वहाँ पर जब स्टार्टिंग में हम लोग गए थे तो हमारा इरादा भी ये था कि हम वर्क करेंगे स्पेशली छोटे बच्चों पे। हम जस्ट 100 स्टूडेंट उठाएंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ाएंगे, एक अच्छा शहरी बनाएंगे उनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम उस गोठ में गए तो वहाँ तकरीबन 500 से अबव बच्चे थे जो जिनकी स्कूलिंग नहीं थी, जो चाइल्ड लेबर का शिकार थे, जो दूसरी जगहों पे डाइवर्ट हो रहे थे, एडिक्टेड, ड्रग्स एडिक्टेड का बहुत ज़्यादा इशू है, तो बच्चे वहाँ डाइवर्ट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हमने उस टाइम पे ये किया कि हमने स्टूडेंट्स लेने शुरू किए, क्योंकि हमारे पास एक टाइम ऐसा आ गया था वहाँ पर कि जो है हम अगर 100 बच्चे ले रहे थे तो बाकी जो बच्चे हैं वो कहीं और डाइवर्ट हो रहे थे अगर उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो मजबूरन जितना स्पेस था हमें उतने बच्चे लेने पड़े। लेकिन इस पर हम लोग खुद भी वर्क कर रहे हैं और अभी इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह अपनी टीचर्स को भी देखें। इसमें सबसे बड़ा एक तो होता है, वो होता है कि एक आपका एनवायरनमेंट, आपको मैनेजमेंट वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। टीचर तो आप एक्सपीरियंस भी ले आएंगे, आप उनको अच्छा पे भी करेंगे, लेकिन अगर आप एक टीचर को ला रहे हैं और आप उसको एक छोटा सा रूम दे दें और आप कहें कि इसी में एडजस्ट करो, तो ना बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ होती है, ना मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर उस पर काम किया जाता है। क्योंकि हम बच्चों को फिर बाउंड कर देते हैं कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, यहाँ से जाना नहीं है। एक ही रूम के अंदर 25-30 बच्चे बिठा दिए। तो बहुत सारी फाउंडेशंस अभी काम इस पर भी कर रही हैं और रिसेंटली मैंने भी एक फाउंडेशन के साथ जो है इंशाल्लाह काम करना है, तो वहाँ का भी जो है ईसी का सिस्टम बहुत बेहतरीन उन्होंने जो है वो डेवलप किया है। स्पेशली बड़ी बड़ी सी क्लासेस हैं और उनका भी यही टारगेट है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त अब्दुल हाई फाउंडेशन की, कि उनके साथ अभी मैंने कोलैबोरेशन किया है और वहाँ पर एज अ लीडिंग पर्सन मैं अब ज्वाइन करूँगी उनको भी। तो वहाँ पर इसी पे ही हमने वर्क करना है। और हमारे इस अपने इकबाल एकेडमी के अंदर भी हमने सेकंड कैंपस जो स्टार्ट किया है, वहाँ पर भी हमारा यही फोकस है कि अब जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि देखें जो बड़े हो गए, जो गुजर गए उस स्टेज को क्रॉस करते हुए, उनका अब कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो टाइम उनका गुजर गया। लेकिन ये है कि उनको उस ट्रैक पे लाया जा सकता है मोरली, सोशली। लेकिन जो है अब जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे हाथों में हैं, उनका फ्यूचर हमारे हाथों में है, तो उस पर वर्क करना ज़रूरी है और हर स्कूल को करना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम अगर फ़ीस कम ले रहे हैं तो हम बच्चों के साथ ज़्यादती करें, क्योंकि एज ए टीचर, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। मैं कहती हूँ कि हम जिस फील्ड के अंदर भी हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप न्यूज़ एंकर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, हम सबका कहीं ना कहीं पार्ट तो बनता है कि हम अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो जहाँ तक मैं कर पाई कि अपना घर छोड़ दिया और एक अलग विलेज में जाके रह रही हूँ शहर से, जहाँ पर पानी का बड़ा इशू था, लाइट का था। अब जाके तकरीबन 4 दिन पहले, 4 साल बाद हमारे यहाँ पहली बार पानी आया। पानी नहीं था वहाँ, पानी नहीं टैंकर था, सिस्टम है, टैंकर सिस्टम था। आपको पता है बंदा उसमें किस तरीके से उससे गुजारा होता है। और फिर हमारा स्कूल तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारे जो गोट के अंदर जो हमारे रईस साहब हैं वो हैं, बाकी कुछ और लोग हैं, इस्माइल साहब हैं, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी एफ़र्ट की और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अब पानी मिल रहा है। मीन्स कि एक होता है ना कि आप किसी विलेज के अंदर जा रहे हैं तो आपको कुछ थ्रेट्स भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और स्पेशली जब कोई औरत चली जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। क्योंकि एक तो इस तरह के एरियाज़ के अंदर औरत की एजुकेशन, एक औरत को आगे बढ़ता हुआ देखना, ये यूजुअली मर्दों की तौहीन हो जाती है कि पता नहीं कहाँ से ये औरत उठकर आई है, क्या चाह रही है, यहाँ क्या काम करना चाह रही है। तो जब मैं गई थी तो मैंने अपना विज़न और पर्पज़ क्लियरली सबको बता दिया था कि मैं सिर्फ अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। आप एक बात बताएं कि एक गोट से, एक विलेज से, जहाँ पहली इतनी गुर्बत है, बिजनेस तो हो ही नहीं सकता उस जगह पे। ये है कि बंदा, उल्टा ये हो सकता है कि बंदा खुद को सर्व करे वहाँ जाके, और जो हम लोग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ भी है,
वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट अच्छा, अपनी डाल आप रहे तो हैं। यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, स्टाफ भी आपका शिफ्ट हुआ है फिर? नहीं, स्टाफ का हमारा ये सिलसिला था कि मैं तो अकेली शिफ्ट हुई थी यहाँ से विद माय फैमिली। जैसे ओके। बाबा की डेथ के बाद जो है फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो कि मैं स्कूल ऐसे ओपन करना चाह रही हूँ, क्योंकि देखें यूजुअली ऐसा होता है कि जब बेटी की शादी हो जाती है ना, तो अगर बेटा होता है ना, उसका बड़ी अथॉरिटी होती है शादी के बाद भी। बिल्कुल। बेटियां बाउंड हो जाती हैं, फिर ससुराल के कुछ इश्यूज होते हैं, हस्बैंड अलाउ नहीं करते। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना, उसी तरीके से हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। ऐसे ही। अब ज़रूरी नहीं है वो मर्द आपके बाबा हों या भाई हों, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बहुत कम हम सुनते हैं कि हस्बैंड ने यहाँ तक पहुँचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ग्रेजुएशन किया था। अच्छा। प्रेगनेंसी में मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे मास्टर्स करना है आगे। फिर मैंने एमएड किया, बीएड किया, मास्टर्स किया। रिसेंटली मैंने एमफिल किया है सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी अच्छा, से। और अब मेरा इंशाल्लाह पीएचडी का भी इरादा है, एक क्या गोठ बात। में रहते हुए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको करेज की नीड होती है, आपको हिम्मत की नीड होती है। और हिम्मत देने के लिए अगर आपके पीछे आपका सपोर्टिव हस्बैंड है तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले इस सोसाइटी में बिल्कुल। सरवाइव करना। अच्छा, मैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत अच्छी लगी और ऐसा होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस भी तो सामने आ जाते हैं कि हस्बैंड अगर सपोर्ट भी करना चाहें तो वो अपने आसपास देखते ही उनको खौफ आ जाता है कि अगर हम अपनी बीवी को बाहर निकालते हैं और उसके ख्वाब पूरे करते हैं और उसको उस मुकाम पे जाने तक और वो ले जाने में हमारा हाथ है, और कल को अल्लाह ना करे कि वो फिर वो उस तरह की हो जाए जैसे अब आप देखें कि बहुत सारे केसेस आपके सामने भी हुए होंगे, तो ये भी तो एक खौफ है ना। देखिए ये पता है क्या होती है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। और बात होती है इंसान की और उसके किरदार की। और कहते हैं ना कि एक जो ख़ानदानी होता है वो ख़ानदानी होता है। बिल्कुल। वो कभी भी आपके साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। अगर आप मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, मतलब साथ साथ मेरे बच्चे भी होते रहे, मेरी यूनिवर्सिटीज़ चलती थी, मतलब बहुत बड़ी ज़्यादा, चीज़ है, मतलब बड़ी चीज़ है। लाइक मेरे बाबा की डेथ के बाद भी और उससे पहले भी मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि बाबा, जैसे कि मेरी अम्मी, जैसे कि मेरे, मतलब मुझे हर रिश्ता नज़र आ गया उनके क्या अंदर। बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। और ये कहने का मकसद ये था कि औरत को इतना तो मजबूत होना चाहिए कि अगर आपके ख्वाब पूरे करने के लिए कोई एफर्ट्स कर रहा है तो औरत को इतना मजबूत होना चाहिए कि बाहर जाके किसी ऐसे रंग में ना रंगे कि बाद में उसको एग्जैक्टली शर्मिंदगी उठानी पड़े, क्योंकि गलत काम के गलत नतीजा ही निकलता है, एग्जैक्टली अच्छा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल, निकलता। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बाज़ औक़ात औरतों के खुद के एक्ट ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल और हो बिल्कुल। जाते हैं। बिल्कुल और ऐसे। मैं कहती हूँ कि जो बंदा आपको इस स्टेज तक पहुँचाए, आप यकीन करें मेरे लिए अभी मेरा कतर का हो रहा था स्कॉलरशिप पे कि पीएचडी मैंने वहाँ से करनी है, लेकिन हस्बैंड ने कहा आप चले जाओ बच्चों को लेके। मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा जब कामयाब हो के बंदा यहाँ तक पहुँचा है, फिर कामयाब होने के बाद अकेले कैसे चला जाए। और स्टिल मेरी उनके साथ यही चल रही है। कल भी हम डिनर करते तो मैं उनको कहती स्कॉलरशिप आई हुई है पीएचडी की, क्योंकि कुछ भी है ना, आगे बच्चों का फ्यूचर भी है। बिल्कुल तो वो ऐसे कह ही। रहे थे आप चले जाओ बच्चों को लेके। तो मेरा यही था कि नहीं, जब यहाँ तक आपने मुझे पहुँचाया, आपके साथ पहुँची हूँ, तो आगे खुद कैसे चली जाऊँ। मीन्स कि ये फिर इंसान का अपना किरदार होता है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि हम यहाँ तक खुद नहीं पहुँचे, हमें पहुँचाने वाला है। बिल्कुल और ऐसे वो ही हाईलाइट होना चाहिए वो होना इंसान चाहिए। आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। और देखने वाली वो औरतें जिनको उनके हस्बैंड की तरफ से देखिए, भाई बाप ये तो आपको कामयाब करने में एफर्ट्स करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं। पर अगर हस्बैंड, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है, बड़ा मजबूत रिश्ता है और बहुत नाजुक भी है, और अगर वहाँ से आपको सपोर्ट मिले तो मेरे ख्याल से आप भी अपने किरदार को इतना मजबूत रखें और उसके साथ साथ कदर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप जब उनको उनकी अहमियत बताते रहेंगे ना कि आपकी अहमियत उनकी नज़र में क्या है, तो मेरे ख्याल से मेरा एक एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का कि मर्द को मेरे ख्याल से और कुछ नहीं चाहिए होता है। औरत इज़्ज़त करे, प्यार करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके फ़ैसलों को माने, उससे बढ़कर मर्द को कुछ नहीं चाहिए होता है। क्योंकि
मैंने अपने मुल्क में पाकिस्तान की बात करूँगी, पाकिस्तान से बाहर की नहीं। पाकिस्तान के जो मर्द हैं, मैंने जो देखा उन लोगों को, वो सारा दिन मेहनत करके कमा के लाते हैं और अपने ऊपर शायद खर्च करते हुए बहुत सोचते हैं। आप बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं अपने ऑफिस में लोग और बहुत आसपास कि जो अपने कपड़े लेते हुए भी सोचते हैं, पर अपनी फैमिली को वो सारी चीज़ें देते हैं वो। तो बहुत बड़े वाले दिल वाले, और ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से आज का मैसेज उन औरतों के लिए जो अपना बसा बसाया घर, अपनी फैमिली तोड़ के और वो नई ज़िंदगी बसाती है, मुझे ऐसा लगता है कि औरत दूसरी बार ज़ीरो से फिर से स्टार्ट नहीं कर सकती। एक बार जिस तरह से स्टार्ट करती है शादी, मैरिड लाइफ, मेरे ख्याल से दूसरी बार वैसे नहीं हो पाती चीज़ें, क्योंकि मर्द तो दूसरी शादी और तीसरी शादी और चौथी शादी कर लेता है। औरत के लिए दूसरी शादी बच्चों के साथ करना एक बड़ा मुश्किल काम है। हमारा टॉपिक कहीं का कहीं निकल गया, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये। हाँ, ये है कि देखें, ये तो इस्लाम ने भी, हमारे दीन ने भी इजाज़त दी हुई है ना मर्द को जी, कि आप 4 शादी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ इस्लाम ने हम पे मुसल्लत तो नहीं कह सकते हम, कि इस्लाम ने हमारे लिए कर दी है मैंडेटरी कि वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई इख्तलाफात, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते। प्रॉब्लम अगर होता तो प्रॉब्लम तो होता है बेसिकली लेडीज़ के साथ, औरतों के साथ होते हैं। क्योंकि और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक मर्द जो आपके साथ वफा कर रहा है और आपके साथ वफादार है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में किसी और का स्पेस बन सकता है फिर। मीन्स के आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके इन लॉज, आपकी सोसाइटी उस औरत के साथ सिर्फ वो एक मर्द नहीं जुड़ा हुआ होता, उन बच्चों के ददियाल वाले जुड़े होते हैं, उन बच्चों के ननियाल वाले जुड़े हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। और देखिए, हम लोग बहुत नाजायज़ी खुद कर देते हैं एज अ औरत, कि वो कहते हैं ना कि मैं मर्द नहीं बन सकती क्योंकि मैं हर शादी में एक ही ड्रेस नहीं पहन सकती। ये क्योंकि ये हम खुद करते हैं कि हम, चाहे हमारा हस्बैंड जिस फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हो, लेकिन हम जो है ना वो ये कर देते हैं कि नहीं, उसने ऐसा किया है तो मुझे भी करना है। लेकिन वो बेचारा बंदा जो है, जो खुद साल में बमुश्किल एक जोड़ा बना रहा है, उसकी वाइफ 6-6 जोड़े बनाती है। आप देख लें, गरीब से गरीब तबका हो, क्योंकि औरतें कपड़ों की शौकीन होती हैं। मतलब वो तो वाइफ का तो मूड ही नहीं ख़राब कर सकते वो। लेकिन मैं कहती हूँ कि आदमियों से ज़्यादा मिस्कीन कोई नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है। मेरे घर के सारे आदमी आज लाइव शो देखें, आज आप लोगों की तारीफें हो रही है, क्योंकि मैंने कभी मुंह पे कभी भी अपने घर के किसी मर्द, मेरा भाई या कोई भी, मैंने कभी कोई तारीफ नहीं की कि तुम लोग अच्छे हो और ये सारी चीज़ें। पर बात एक अगर हकीकत कही जाए तो ये हकीकत है बिल्कुल, और इसको मानना चाहिए। और अच्छा चलें जी, ये तो बड़ा एक अच्छा टॉपिक है जो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है। इस पर अगर कोई बात करे मुझे वाकई बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये वो एक मैसेज है जो भटकी हुई औरतें हैं ना, मैं खुद एक औरत तो शायद कह सकती हूँ, अगर ये कोई मर्द कह रहा होता तो औरतों को बहुत बुरा लगता, जो एक ट्रैक से उतर जाती हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में जाती हैं जिसके बाद उनको पता, बहुत बाद में पता चलता है कि उनकी इन चीज़ों की वजह से उन्होंने कितना बड़ा लॉस किया और अपनी फैमिली को खो दिया। ये टॉपिक मेरा इसलिए फेवरेट है कि शायद हमारी किसी बात से आप लोगों को कोई सीख मिले, कोई समझ आ जाए, और शायद आप उस ट्रैक से हट के एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाएं। तो ये इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक होता है कि जब भी मैं छेड़ूं तो मेरी कोशिश होती है इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें। पर अब थोड़ा सा हम फिर वापस आते हैं। अब मुझे बताएं कि आप उस एरिया में 4 साल से रह रही हैं, रेंट पे हैं, आपका अपना घर है, या किस तरह से फिर यहाँ से वहाँ जब आप शिफ्ट हुई तो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिसको आपने फेस किया? क्योंकि इस तरह के गोठ में जाके अगर आप ये बताते हैं कि वहाँ के बच्चों को आप एजुकेशन देंगे, वहाँ के बच्चों के अंदर शऊर आएगा, वहाँ के बच्चे अब ना ड्रग्स लेंगे, वहाँ के बच्चे ना अब उस उम्र में काम करेंगे जो एक मेरे हाल से क्राइम है, वो सारी चीज़ें शऊर आएगा तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी ना, तो फिर वो काम करना तो आपके लिए बड़ा टफ होगा। किस तरह की चीज़ों को चाहे आपने फेस किया है? मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ा एक टास्क था मेरी ज़िंदगी का। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मोहब्बत में इंसान जो है ना, फिर उसको कुछ समझ नहीं आता, चाहे वो मोहब्बत आपकी महबूब से हो, या अपने वालिद से हो, या अपने हस्बैंड से हो, या अपनी औलाद से हो। बिल्कुल। मीन्स के जब बाबा की डेथ हुई तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्कूल खोलूँगी। देखिए, बात पता है क्या होती है, मैं यहाँ आके शो में अगर ये बोलूँ कि नहीं मेरा बड़ा बैकअप ऐसा रहा है कि मैंने फ़ौरन से स्कूल खोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिफर पे थी, प्राइवेट जॉब करती थी, हस्बैंड जो है वो जॉब करते थे, मैं जॉब करती थी, और मेरे पास एक घर था।
अच्छा। एक फ्लैट था। इसके अलावा मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। एक होता है ना कि आपके अकाउंट में कोई बैंक बैलेंस पड़ा हुआ हो बहुत ज़्यादा, कि आप गए और आपने, क्योंकि ये वाले स्टेप्स, ये वाले डिसीजन फिर इजी होते हैं इजी होते हैं, जब आप बिल्कुल। फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल। मेरा एक्चुअली जब बाबा की डेथ के बाद, वो टीचर रहे 45 इयर्स, तो मेरी उनके साथ बहुत अटैचमेंट थी। उनका अपना इकबाल एकेडमी था अच्छा। हमारे बचपन में, 3 अच्छा। कैंपसेस थे उनके। तो वो लियारी के बच्चों पे वर्क कर रहे थे, वो लियारी के ऑर्फन बच्चों को कवर करते थे, उनको अच्छा। पढ़ाना, उनको करना। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उस टाइम पे उनकी एज बढ़ गई थी और वो उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। तो वो बड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे कि मैं कहीं कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि जो इंसान पूरी ज़िंदगी जिसने गुजार दी हो खिदमत खल्क में या एजुकेशन फील्ड के अंदर, एंड में फिर ये होता है कि आपको पता है आजकल स्कूल्स में जो है, अगर आपकी एज बढ़ जाए तो वो हायरिंग भी नहीं करते ऐसे कि ही। आप पढ़ाएंगे क्या। हमें तो कोई एक्टिव लोग चाहिए होते हैं एज ए टीचर। तो फिर बाबा की ये डिज़ायर थी कि आई विश मेरा स्कूल होता, अब तुम किसी और स्कूल में प्रिंसिपल हो, आई विश मेरा स्कूल होता, तुम कहीं और स्कूल में प्रिंसिपल हो। हर वक्त उनके मुंह से मैं ये अल्फाज सुनती थी। और आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स में कितना काम लेते हैं, बिल्कुल। प्राइवेट के आजकल तो टीचर्स के ऊपर होता बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशर सही। है। तो उनका हर वक्त यही था। तो उनकी डेथ जिस दिन हुई उसी दिन शाम में मेरी और मेरे बाबा की यही बात हुई कि तुम इतना थक जाती हो, आई विश मेरा स्कूल होता, मैं आके बैठता, तुम संभालती, ये वो। तो उसी रात को बाबा की डेथ हो गई 18 अगस्त को। तो बस मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी कि वो जो अल्फाज थे वो मेरे लिए कोई मैसेज था। अब मैं उसको किस तरह से उसको हकीकत बनाऊं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि अपना स्कूल खोल सकें, क्या करूं। फिर उन्होंने कहा क्या करना चाह रही हो। मैंने कहा हम घर बेच देते हैं। ओह। तो उन्होंने कहा घर बेचने का मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनको रोड पे लाना, कि छत नहीं होगी सर पे। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मतलब अगर जो चीज़ सोच के मैं जा रही हूँ, अगर मैं किसी यतीम बच्चे के सर पे स्कूल की छत डाल रही हूँ, तो उसके बदले में अल्लाह मेरे बाबा को या हमें जन्नत में 70 घर दे देंगे, मेरा ये यकीन है। तो मैंने कहा कि बस मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। सबसे पहली सपोर्ट वहाँ थी उनकी मेरे लिए कि आप करो, जो ठीक लग रहा है कर लो। फिर मैंने बच्चे के जो कारी, मेरे बेटा हाफिज़ कुरान है बड़ा वाला, माशाल्लाह। तो उससे उनके जो कारी साहब हैं, मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि एक जगह मुझे पता है वहाँ पर बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, मैडम अगर आप वहाँ स्कूल खोलेंगी ना तो मुझे लगता है कि आप सही मायनों में सवाब कमाएंगी। वहाँ स्कूल नहीं है कोई भी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता चलता था कि वहाँ कोई क्यों स्कूल नहीं है। आते थे एनजीओज़ वाले, आते थे, स्कूल खोलते हैं, कुछ महीने काम करते हैं, फिर वो चले जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ये फ़्लैट सेल करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमने फ़्लैट सेल किया। फिर हमें जो अमाउंट आई वो हमने वहाँ ज़मीन पे लगाई, क्योंकि वो एक प्रिविलेज एरिया है, तो आपको पता है वहाँ ज़मीनें भी थोड़ी सस्ती होती है, यहाँ कराची की तरह नहीं होती है। फिर जो है कर करा के हमने वहाँ पर घर बनवाया और सारी चीज़ें की। और फिर घर नहीं, सॉरी, स्कूल बनवाया पहले। स्कूल के हमने 8 रूम बनवाए, ऑफिस बनवाया। उसके बाद फिर सवाल खड़ा हो गया कि अब ख़ुद कहाँ जाएं, घर तो किसी और के अंडर कर दिया सेल करके। फिर मेरी फैमिली ने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे वहाँ रहना, क्योंकि जिस तरीके से बाबा ने मुझे रखा हुआ था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि एक गिलास पानी भी खुद उठा के पी लेना, लाइक कि इतना उन्होंने मुझे लाड में रखा हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं जाओ। इन लॉज भी काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि किस तरीके से वहाँ सर्वाइव करोगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, और शहर में रहने वाला एक गोठ में जाके बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा बस जो भी है अब यही है, यही मेरी जगह है, यही मेरा स्कूल है, यही मेरा घर है। और फिर उसके बाद स्कूल के ऊपर जो है मैंने 2 रूम का अपना 2 रूम बनवाया, किचन बनवाया, और स्टिल मैं वहीं रह रही हूँ। अच्छा। जी। तो लाइट क्या वहाँ पे नहीं है लाइट वहाँ पे? लाइट अब आई है, लाइट हमारी आई है तकरीबन 2 साल नहीं, सॉरी 8 महीने तक हम बिना लाइट के थे। अच्छा। बिना लाइट के, तो बिल्कुल 8 सिफर पे। महीने क्या यूज़ करते थे? हमने सोलर रखा हुआ था, सोलर से हमारे एक फ़ैन और एक लाइट चलती थी। अच्छा। और कहीं आना जाना होता था
तो हम लोग जो है फिर वहाँ से सारा सामान लेकर अम्मी की तरफ या सास की तरफ फिर वहाँ प्रेस करके और तैयार होके फिर कहीं जाते थे इवेंट में। मतलब बड़ा बहुत मुश्किल टफ, था। बहुत टफ। पानी नहीं था। अभी परसों हमारे यहाँ पहली बार पानी आया है, तो मैं कह रही थी कि बस ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है बाज़ लोगों के लिए। बाज़ टास्क हमने खुद चुने होते हैं, बाज़ चीज़ें हमने खुद चुनी होती है अपनी लाइफ के आपकी लिए। बड़ी हिम्मत है, मैं यकीन करूँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत में बड़ी मानी जाती हूँ, पर मैं तो बिल्कुल लाइट और पानी के बगैर मैं तो बिल्कुल भी ना रहूँ, और सच बात पानी है। अभी हमारे यहाँ परसों पानी आया है, और आप यकीन करें मेरी कोई खुशी की इंतहा थी। मेरी वालदा मुझे हाँ कह रही थी बिल्कुल। कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई गोट की बंदी हो जिसके यहाँ पानी आ गया और वो खुश हो नहीं, रही है, बहुत बड़ी बात क्योंकि है, ये बहुत खुशी बड़ी होती है। नेमत है। बिल्कुल। और लाइट के लिए भी हमने काफ़ी स्ट्रगल की, बस के इलेक्ट्रिक के दफ्तर यहाँ वहाँ के, भाई हमारे बच्चे स्कूल में गर्मी में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ आदत थी ना लोगों की, लाइट ही नहीं थी। शाम के बाद तो बिल्कुल सन्नाटा। कराची में कितनी रौनक होती है। मैं जिस एरिया से थी वो तो फूड स्ट्रीट, कहाँ? मैं लियारी खड्डा मार्केट से थी। ओह वो तो अच्छा। आपको पता है वहाँ बाकरा होटल है, फूड स्ट्रीट है पूरी। तो वहाँ से फिर जो है वहाँ गई हूँ तो वहाँ इतना कोई सन्नाटा, मतलब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं रोई हूँ। और ऐसा रोई हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी तो दिन में बड़े खूबसूरत पहाड़ नज़र आते थे, और हाँ। जब पहली मेरी वहाँ रात थी तो वो पहाड़ तो मुझे देव लग रहे थे, आप तो इतने कोई ब्लैक ब्लैक। बिल्कुल सही बात है, और मैं तो आप यकीन करें, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की वो बंदी हूँ कि सब कहते हैं बड़ी हिम्मत वाली है, और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ वो फिर एंड तक मैं छोड़ती हाँ नहीं हूँ। सेम हियर, पर मेरा भी यही ये है। वाली सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा टफ है, ये बर्दाश्त नहीं, तो कोई 2 4 8 10 दिन वाली बात नहीं है। आपने अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहना है, क्योंकि बच्चों ने भी फिर सफ़र करना है ना, बच्चों बच्चों ने ने भी वो बहुत गर्मी सफ़र देखनी है, किया। बच्चों ने भी पानी के बगैर कुछ अपनी ज़िंदगी उस तरह लेके थोड़े थोड़े पानी के साथ, क्योंकि जब टैंकर आता है तो उसी हिसाब से उसी इस्तेमाल हिसाब से करना होता है। इस्तेमाल होता है, फिर बिल्कुल गैस नहीं है तो आपने सिलेंडर यूज़ करना है, तो बर्तन भी काले और सारी बिल्कुल। चीज़ें, और बहुत टफ ड्यूटी है बहुत मेरे हाल से। बर्तन काले और हाथ काले, मीन्स बिल्कुल। कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैं तो वहाँ जाके समझे 50% मेरा कलर वगैरह बाल बाल ऐसा सब ही खराब हो होता गए, है, बिल्कुल ऐसा होता है। क्योंकि वहाँ रहना। और स्टिल अभी हम जब आ रहे थे तो मैं यही बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि कब ये रोड बनेंगे। अब मेरी एक नई ख्वाहिश, पानी भी आ गया, लाइट भी आ गई, अब ये रोड कब बनेंगे ताकि हम कहीं जाएं तो एटलीस्ट सही हाल में तो जाएं, बिल्कुल। क्योंकि इतना ज़्यादा मडी एरिया है वो, और अब बारिशों का सीज़न है और वहाँ सीवरेज का भी सिस्टम नहीं है। ओह माय गॉड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ जो है रह के इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि दिल का सुकून बहुत बड़ी चीज़ होता है। कि आप जिस जगह पे भी रहें, आप महल में भी चले जाएं, आप डिफेंस में बैंगलो बना लें, लेकिन आप दिमागी तौर पे और दिली तौर पे आप मुतमईन सेटिस्फाई नहीं है ना अगर आप, तो आपका इतना बड़ा घर किसी काम का नहीं है मुझे लगता है। सही बात है, ऐसा ही। क्योंकि जो है मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ पर ऐसा था कि हर फ्लैट आपको पता है, फिर वहाँ हर रूम में एसी लगा हुआ था। मेरी आदत ही नहीं थी। एंड में जब बाबा की डेथ होने वाली थी तो वो मुझे उससे एक हफ्ते पहले कह रहे थे मैं तुम्हें किचन में एसी लगा दूंगा, तो ताकि और तुम्हें उसके गर्मी बाद नहीं हो। आपने ऐसी जहाँ पे लाइट भी नहीं थी वहाँ रहना बड़ा मुश्किल काम है, और एसी वाली आदत और विदाउट एसी रहना, मैं कहती हूँ एक बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी मुझे। कभी कभार लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे शायद इस काम के लिए चुना था, शायद मैंने कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनना था, कुछ बेटियों के लिए, कुछ बीवियों के लिए, कुछ माओं के लिए। क्योंकि देखें आपकी कामयाबी सबको नज़र आती है, सबको नजर आप जिस स्टेज पे पहुंच जाते हैं वो सबको नज़र आता है, लेकिन आपने जो हर्डल्स बर्दाश्त की होती है वो किसी को नज़र नहीं वो आती। किसी को नज़र नहीं आती, और लोगों को सिर्फ ये नज़र आता है कि आपने जो चीज़ें हासिल। अच्छा, मैं भी इस चीज़ पे अक्सर कहती हूँ कि लोग जब आपको कामयाब देखते हैं, आपको थोड़ा नाम देखते हैं, तो लोग आपसे ना एक कहीं ना कहीं दिल में कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं, कितना और ये और वो, बुग्ज, मुनाफकत, ये सब चीज़ें। ये लोगों को शायद ये नहीं पता होता कि यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो सफ़र था बड़ा लंबा था और बहुत मुश्किल और था। आपने कैसे तय किया है, ये नहीं किसी को पता होता। जलन और हसद करने वाले बड़े लोग आ जाते ये हैं। हो जाता है, होता है ये ऐसा। होता है। आपको पता है कि सिर्फ देखना, आपने स्टेटस लगा दिया, आपने एफबी पे कुछ पोस्ट लगा दी, आपने यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, लेकिन आपने जो बर्दाश्त किया, आपकी औलादों ने जो बर्दाश्त किया आपके लिए, आपकी फैमिली ने सबसे बड़ी मुश्किल आपको पता है ज़िंदगी में एक माँ के लिए क्या होती है कि उसकी वजह से उसकी औलाद सरवाइव करे।
और मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल टास्क ये था कि मेरे बच्चों का वहाँ सरवाइव करना, वहाँ रहना, क्योंकि मेरे बच्चे, एक बेटा हाफिज़ कुरान बन चुका था, दूसरे का हिफ्ज़ चल रहा था, उसके 17 पारे हिफ्ज़ हो गए थे, और वो लोग दोनों क्लिफ्टन बाथ आइलैंड ब्रांच जा रहे थे, इकरा की ब्रांच में। अब सडनली उन बच्चों को मैंने वहाँ से हटाया, घर से हटाया, एक ऐसी जगह ले गई जहाँ ना उनके फ्रेंड्स हैं, ना कोई क्लब है, ना कोई स्पोर्ट्स क्लब है, ना कोई कोचिंग्स हैं, ना कोई इंस्टीट्यूट है। मीन्स अपने बच्चों के लिए ना मैं पूरा स्कूल हूँ। अब उनकी मैंने फिर होम स्कूलिंग करवाई। अब वो मेरे स्कूल में जा रहे हैं। अपने स्कूल में भेजने का मकसद ये है कि मुझे ये पता चले कि जो हमारे स्कूल में तालीम दी जा रही है, मेरे बच्चे भी उसी के साथ रिजेंबल करें। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे किसी हाई फाई स्कूल में जा रहे हैं तो मैं वहाँ के बच्चों को कोई अलग तालीम दे रही हूँ। तो अब मेरे तीनों बच्चे मेरे स्कूल में ही हैं। अच्छा, वो तीनों वहीं पर जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप तो जब यहाँ से वहाँ गई होंगी तो जॉब भी आपकी ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि हस्बैंड भी वहाँ से यहाँ जॉब पे आते होंगे, तो बड़ा एक लंबा सफ़र, क्या वो क्या सूरत हाल थी? मैं जब यहाँ से वहाँ गई तो मैं यहाँ पर 2 जॉब्स कर रही थी। हम्म। एक तो मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, फिर दूसरा ये है कि मैं इवनिंग में जो है एक इंस्टीट्यूट है आगा कमर्शियल, वहाँ मैं एज अ टीचर जा रही थी, अच्छा। एज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर जा रही थी। 2 जॉब का मतलब है कि आपकी अच्छी इनकम। बिल्कुल। और फिर वहाँ जाके मैं सडनली सिफर पे आ गई, क्योंकि मुझे स्कूल रन करना था, स्कूल में छोड़ नहीं सकती थी कहीं किसी भी वजह से। तो वो बहुत टफ़ टाइम रहा। मीन्स कि ऐसा हो गया कि एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं सोच रही थी कि या अल्लाह, ये मैंने कैसा डिसीजन लिया है। अल्लाह ताला, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे दिल और दिमाग में ये बात डाल के, अगर तो आप ही मेरे लिए जो है ना कोई बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। फिर हस्बैंड के ऊपर सारा कुछ आ गया, उनका ट्रैवल स्टिल, वो बेचारे जो है दोपहर में निकलते हैं तो वो रात 12 और 1 बजे आते हैं, जबकि उस एरिया के अंदर 12-1 बजे अच्छी खासी स्नैचिंग हो जाती है, बड़े मसाइल हो जाते हैं। लेकिन क्राइम बहुत। लेकिन उनका जो है, क्योंकि वहाँ तो मगरिब के बाद लोग ही नहीं दिखाई देते, सन्नाटा बिल्कुल, और वो रात में आते हैं क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है, उनको वहाँ टाइम देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा टफ़ था। अभी रिसेंटली मैंने ज़ेबस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज ए लेक्चरर। ओके। तो तकरीबन 3 मार्च में, 1 मार्च को मैंने ज्वाइन की थी। तो अब मैं वहाँ भी जा रही हूँ, और जो है अभी तो बच्चों के ऑफ चल रहे हैं। और इसके अलावा अभी मैंने जो है इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से अब्दुल हाई फाउंडेशन है, उनको ज्वाइन किया है, ताकि मेरे बच्चों को और मेरे स्कूल को थोड़ा बैकअप मिल सके। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि हमारा उस लेवल पे अभी नहीं गए हम लोग, क्योंकि हमारा स्टार्टअप है, हमें कोई इंटरनेशनली फंडिंग नहीं आ रही, इवन दो कि नेशनली फंडिंग नहीं आ रही अभी नहीं कोई। आ रही। हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें बस उतना चाहिए जिससे हमारे ऑर्फन बच्चों का गुजारा हो जाए। अच्छा, आपने कहा ड्रग्स एडिक्टिव बच्चे हैं वहाँ पे, थोड़ा सा उस हवाले से बताएं कि क्यों बच्चे इस तरफ आते हैं, नशे की लत उनको क्यों लगती है, क्या वजूहात आपको नज़र आई हैं? देखें, मुझे सबसे बड़ा जो है यहाँ पर, मैंने चाइल्ड लेबर पे भी काम किया है। अच्छा। मेरी रिसर्च उस पे भी है, मैंने चाइल्ड अब्यूज़ पे रिसर्च की है। तो जो मेन रूट कॉज जो होता है ना, वो होती है इग्नोरेंस, किसी भी बच्चे की बिगड़ने में। इग्नोरेंस अपने घर से इग्नोरेंस, या बाहर इग्नोरेंस मुआशरे की तरफ से? फैमिली, ओके, फैमिली। फैमिली इग्नोरेंस। ओके। देखिए, एक बच्चे के लिए जो मेन पर्पस और मेन सपोर्टिव लोग जो होते हैं वो उसकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। बिल्कुल। चाहे आप बड़े अच्छे ख़ानदान से हों, चाहे आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, आपके बच्चों को आपकी फैमिली की नीड है, माँ की नीड है तो है। वेदर आप मदर जो सोशल वर्कर हैं या कोई हाउसवाइफ ना भी हैं, वो वर्किंग लेडी हैं या जो भी हैं, उस बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा है हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, उसको माँ का प्यार, माँ का वक्त चाहिए, बिल्कुल। किसी भी हाल में चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये ड्रग्स एडिक्टेड का शिकार सिर्फ ये प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर ये मसला नहीं है, ये बहुत अच्छे अच्छे अमीर घरानों के अंदर भी मसला है। मुझे लगता है कि जो रूट कॉज है, जो मेरी रिसर्च के अंदर मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी थी, वो है इग्नोरेंस। जब आप किसी भी बच्चे को इग्नोर करते हैं ना, इग्नोर का मतलब है कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे, आप अब उसकी बात नहीं सुन ज़रूरियात रहे। को नहीं पूरा कर रहे, आप उसकी बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई सुनने वाला हो। बिल्कुल ऐसा है।
चाहे स्टिल हम जिस एज के अंदर हैं अभी, हमें भी नीड होती है कि कोई हमारी बात सुने ऐसा ही और है। बड़े मुतमईन होके तसल्ली से सुने। बिल्कुल। तो जो है छोटे बच्चे तो वक्त मांगते हैं, और बच्चे मुझे लगता है ड्रग्स एडिक्टेड का शिकार, इन चीज़ों का शिकार, सिर्फ ड्रग्स एडिक्टेड का नहीं, एडिक्टेड की बात नहीं हो रही, किसी और चीज़ों के अंदर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, किसी इंसान के साथ ही उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है अगर अपने फैमिली मेम्बर्स ही नहीं टाइम दें। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब आपको आपकी फैमिली इग्नोर करती है तो आपको ऑटोमेटिकली बाहर के लोग अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और जब आपको बाहर के लोग अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, तो आपको वो फरिश्ता लगते हैं कि यही सब कुछ है। वेदर आगे जाके आपके लिए वो इंसान कितना हार्मफुल हो, लेकिन बच्चे को तो ये फील आ जाती है कि नहीं, ये मुझे सुन रहा है ना, सुन रहे। यही मेरा सब कुछ है, ये मुझे वक्त दे रहा है, ये मुझे टाइम दे रहा है। तो मैं कहती हूँ कि ये किसी भी स्टेज पे ये हो सकता है। एडिक्टेड ज़रूरी नहीं आप ड्रग्स के ही हो, एडिक्टेड आप किसी की भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। और ये बड़ा ख़तरनाक नशा है कि आपके दिल और दिमाग में एक बात ये आ जाए कि ये बंदा मेरी सुन रहा है, ये मेरी सुनने वाला है, ये मेरा सपोर्टिव पर्सन है मेरी ज़िंदगी में, फिर आपकी पूरी दुनिया की चीज़ें एक साइड पे हो जाती है और वो बंदा एक तरफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू, आप प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच। सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।